गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज वर्कशीट नंबर 42 हम 10 अक्टूबर को समझ रहे हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं और आज ये चैप्टर अपने अंतिम दौर में है। इसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं भारत में संचार और व्यापार। बेटा संचार का मतलब है जब हम अपने विचार या वस्तुओं को किसी एक दूसरे व्यक्ति तक या दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं तो हम उसको कहते हैं संचार। और संचार भी दो तरह का होता है, निजी और जनसंचार। अब निजी का मतलब हो गया जब हम किसी एक व्यक्ति को, अपने जानने वाले को हम अपने विचार या कोई वस्तु पहुंचाते हैं तो उसको कहते हैं निजी संचार। जैसे कि हम देखेंगे कि हम पार्सल पहुंचाते हैं, मनी ऑर्डर पहुंचाते हैं, राखी पहुंचाते हैं, तो ये जो होते हैं ये हमारे प्रथम श्रेणी में आते हैं। जबकि द्वितीय श्रेणी में किताबें, पैकेट और जो समाचार पत्र होते हैं उनको हम द्वितीय श्रेणी में रखते हैं। इसी तरह से अब आया जनसंचार। जब हम अपने विचारों को या चीज़ों को बहुत सारे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं तो उनको हम कहते हैं जन मतलब जनता, जनसंचार कहते हैं। अब इसमें आता है टेलीविज़न, वीडियो, फिल्में। क्योंकि फिल्में ऐसा तो नहीं है कि कोई एक व्यक्ति देखता है, बल्कि पूरा देश देखता है, दुनिया देखती है, तो इसको हम कहेंगे जनसंचार। अब इसी कड़ी में आगे देखते हैं भारतीय दूरसंचार नेटवर्क। दूरसंचार यानी कि दूर से बैठे हुए जब हम अपनी बातों को पहुंचाते हैं तो उसको हम कहते हैं दूरसंचार। इसमें आया है एसटीडी। अब आजकल तो आप बेटा मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, तो आप भारत के किसी भी कोने में फ़ोन करेंगे तो आपको एसटीडी कोड का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आप अगर वो फ़ोन दूसरा हैंडफोन यूज़ करेंगे तो उसमें आपको एसटीडी कोड डालना पड़ेगा। लैंडलाइन फ़ोन अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको उस शहर का एसटीडी कोड डालना पड़ेगा। तो इसमें कहा गया है कि ये जो सुविधा है 24 घंटे उपलब्ध रहती है। आप किसी भी जगह लैंडलाइन फ़ोन से बातें कर सकते हैं। अब जनसंचार में आपका आया प्रिंट मीडिया। प्रिंट यानी कि जब हमारी किताबें छपती हैं, अखबार छपती हैं, जिनको हम लिखकर अपने विचारों को प्रदर्शित करते हैं तो उनको हम कहेंगे प्रिंट मीडिया। बेटा अब हम बात करते हैं व्यापार की। व्यापार का मतलब है वस्तुओं का या माल का आदान प्रदान, यानी दूसरे से खरीदना या अपनी चीज़ें दूसरों को देना, उसको हम कहते हैं व्यापार। अब व्यापार होता है 3 प्रकार का। स्थानीय व्यापार यानी जब शहर, कस्बे या गांवों में किया जाता है, यानी गांव के ही लोग आपस में चीज़ें खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, या एक शहर के लोग दूसरे शहर में चीज़ें बेच रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, तो ये हुआ स्थानीय व्यापार। अब आया राज्य स्तरीय व्यापार। एक राज्य के व्यापारी दूसरे राज्य के व्यापारियों को चीज़ बेच रहे हैं या दूसरे राज्य से चीज़ें खरीद रहे हैं, तो वो हुआ राज्य स्तरीय व्यापार। इसी कड़ी में तीसरा व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि जब एक देश दूसरे देशों या अन्य देशों को अपनी कोई चीज़ बेचता है या उनसे कोई चीज़ खरीदता है तो उसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बेटा ये जो व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इससे हमारे या किसी भी देश की समृद्धि का पता चलता है कि वो देश कितना प्रगतिशील है या वो कितना आर्थिक मजबूत है। ये उसका एक सूचकांक है। सूचकांक का मतलब है कि वो सूचना देता है कि कोई भी देश कितना आर्थिक समृद्ध है।
इसीलिए इसे देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। अब पढ़ते हैं कि व्यापार में कौन से दो घटक होते हैं, निर्यात और आयात। निर्यात कहते हैं जब हम अपनी वस्तुओं को दूसरे देशों को बेचते हैं तो उसको कहते हैं निर्यात। और जिन चीज़ों की हमारे देश में कमी है लेकिन ज़रूरत ज़्यादा है तो हम दूसरे देशों से उन चीज़ों को मंगवा लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो उसको कहते हैं आयात। अब निर्यात हम कौन सी वस्तुओं का करते हैं? देखिए, जवाहरात, ज्वेलरी में यूज होने वाले जो होते हैं। दूसरा, रसायन यानी केमिकल्स और उससे संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। तीसरी चीजें हैं खेती, क्योंकि हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो कृषि से संबंधित चीजों को भी हम क्या कहते हैं, दूसरे देशों को निर्यात करते हैं यानी कि बेचते हैं। अब आता है आयात, हम मंगवाते क्या है। हमारे देश में पेट्रोलियम के कुएं नहीं हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल तो बाद में बनता है, कुओं से जो निकलता है उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम, तो उसको हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं। रत्न और जवाहरात जो हमारे देश में नहीं होते उनको भी हम दूसरे देशों से क्या करते हैं, खरीदते हैं। और रसायन से संबंधित जो चीज़ें हैं या धातु हैं उनको हम खरीदते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मशीनें और कृषि से संबंधित कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो हमारे देश में नहीं होते हैं, उनको भी हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। अब आया व्यापार संतुलन। संतुलन का मतलब है बैलेंस। आपने देखा होगा तराजू जो होती है दो पलड़े वाली, तो जब सुई बिल्कुल बीच में आती है और दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये संतुलन है, चीज हमारी वेट के बराबर है। इसी प्रकार से व्यापार संतुलन हम कब कहेंगे, जब आयात और निर्यात के बीच जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा ना हो, ना के बराबर हो, तो हम उसको कहते हैं व्यापार संतुलन। अब इसके भी दो पहलू होते हैं। अनुकूल, जो हमारे देश के लिए फायदेमंद हो उसको हम कहते हैं अनुकूल संतुलन। जब निर्यात का मूल्य ज़्यादा हो, यानी हमने जो चीज़ें दूसरे देश को बेची हैं वो ज़्यादा पैसों की बेची हैं, लेकिन जो हमने चीज़ें मंगवाई हैं यानी आयात किया है वो हमने कम पैसों का किया है, तो इसको कहते हैं अनुकूल संतुलन। इसका मतलब हमने चीज़ें बेची तो ज़्यादा पैसों की और मंगवाई कम पैसों की, तो हमारे देश ने पैसा कमाया, तो अनुकूल अच्छा होता है किसी भी देश के लिए। दूसरी कंडीशन क्या है, प्रतिकूल संतुलन। इसका जस्ट उल्टा, जब हम मंगवाते तो ज़्यादा पैसों की चीज़ हैं लेकिन बेचते हम कम पैसों की चीज़ हैं, तो हम उसको कहते हैं प्रतिकूल संतुलन। और किसी भी देश के लिए प्रतिकूल संतुलन अच्छा नहीं होता है। बेटा अब अंतिम दौर में हमारा चैप्टर है, आगे हम पढ़ते हैं भारत में पर्यटन। पर्यटन यानी टूरिज्म। हमारी क्लास के कुछ बच्चों के पास टूरिज्म में भी एक सब्जेक्ट है। पिछले कुछ दशकों में हमारे देश में क्या है कि टूरिज्म एक उद्योग के रूप में उभरा है। क्यों? क्योंकि इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे ट्रैवलिंग वालों को, जो टूरिस्ट को घुमाने के लिए ले जाते हैं, उनको मिला है। होटल में आकर टूरिस्ट रुकते हैं, उनको व्यापार मिला है। और टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ठीक है, उनको मिला है। गाइड होते हैं जो ऐसी हिस्टोरिकल चीज़ें घुमाते हैं, उनको क्या मिला है, रोजगार मिला है। तो पर्यटन ने एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है, ये भी एक तरह का उद्योग है। अब हस्तशिल्प, या आपको पता होगा कि जब भी हम किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ पर उस शहर में जो फेमस चीज़ें होती हैं वो हमें स्टॉल पर, दुकानों पर मिलती हैं। मान लिया ताजमहल चले जाएं तो ताजमहल के छोटे छोटे मिनीचर बिकने के लिए मिलते हैं। वहाँ जैसे आगरा में है ताजमहल, तो आगरा का पेठा बड़ा फेमस है, लोग उसको खरीद कर लाते हैं। तो देखिए इस तरह से वहाँ के जो लोग हैं उनको भी क्या मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। और इससे क्या होता है, हमारी संस्कृति को, जब एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में घूमने जाएंगे तो वहाँ का
जो पहनावा है, खान पान है, वहाँ के जो रीति रिवाज हैं उनको देखते हैं, समझते हैं, उनको कुछ अच्छे लगते हैं तो अपनाते हैं। इसी प्रकार जब दूसरे देश के लोग हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, वो चीज़ें खरीद के ले जाते हैं, तो एक एकता भी स्थापित होती है, संस्कृतियों का एक जगह से दूसरी जगह आवागमन भी होता है। तो इसमें आपको पैराग्राफ में काफ़ी अच्छा समझाया गया है। अब हम प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं कि विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन से हैं, उनमें से किसको देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है और क्यों। ये आपको उत्तर आपकी इस वर्कशीट में ही मिलेगा कि व्यापार किसे कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों, राज्यों और देशों के बीच में माल के आदान प्रदान को व्यापार के रूप में जाना जाता है, और इस तरह के आदान प्रदान बाजारों में होते हैं, है ना। ये स्थानीय व्यापार दिया हुआ है, राज्य स्तरीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो हमारे 3 प्रकार के व्यापार इसमें दिए गए हैं, और इसको देश का आर्थिक बैरोमीटर क्यों कहा गया है, ये भी इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो समझाया गया है, इससे हमें पता चल जाता है कि आर्थिक बैरोमीटर क्यों कहा गया है। क्योंकि इससे अगर हम आयात कम करते हैं और निर्यात ज़्यादा करते हैं, इसका मतलब हमारे पास विदेशी पूंजी ज़्यादा आएगी, और जब हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे, विदेशी पूंजी कमाएंगे, तो ये हमारी आर्थिक समृद्धि का एक द्योतक होगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। देश एक्स निर्यात से अधिक आयात करता है, तो इस स्थिति को क्या कहा जाएगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। एक्स मान लिया किसी देश का नाम है, और वो चीज़ों को ज़्यादा मंगवाता है। जब तुम चीज़ें ज़्यादा खरीदोगे तो तुम्हें पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, और हम निर्यात कर रहे हैं लेकिन वो कम कर रहे हैं, यानी कि दूसरे देशों को जो चीज़ें बेच रहे हैं वो कम बेच रहे हैं, तो हमारे पास जो पैसा आया वो कम आया। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव देश में की अर्थव्यवस्था पर पैदा करेगा। किसी भी देश को इस प्रकार का व्यापार नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे प्रतिकूल व्यापार से बचना चाहिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में क्या अंतर है, अपने दैनिक जीवन से उदाहरण दें। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में आपको पहला जो हेडिंग है भारतीय डाक नेटवर्क, इसमें आप देखेंगे कि जो कार्ड लिफाफे हैं इनको प्रथम श्रेणी में माना जाता है, और द्वितीय श्रेणी में आते हैं पैकेट और किताबें और समाचार पत्र। हाँ, हमने अपनी पर्सनल लाइफ में कई बार इन संचार सेवाओं का प्रयोग किया है। आपने देखा है कि अभी रक्षाबंधन गई है, आप लोगों ने या आपकी मम्मियों ने राखी भेजी हैं, तो वो लिफाफे के रूप में आपने इन सेवाओं का आनंद लिया। दूसरा, आप शादी के कार्ड, बर्थडे के जो निमंत्रण कार्ड आप भेजते हैं अपने रिश्तेदारों को, तो आप भारतीय डाक नेटवर्क का यूज़ करते हैं। तो ये हमने अपनी ज़िंदगी में यूज़ किया है, और इसके अलावा भी आप अपनी ज़िंदगी से कुछ उदाहरण देते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 3 में एक और पार्ट दिया है, उनकी डिलीवरी कौन संभालता है। तो भारतीय डाक नेटवर्क, भारतीय डाक व्यवस्था इसकी डिलीवरी का जिम्मा संभालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तेजी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फ़ायदेमंद रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो टूरिज़्म है अब उसने एक व्यापार का रूप ले लिया है। इसके हम 5 पॉइंट लिख सकते हैं कि पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। भारत में 1.5 करोड़ से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से लगे हुए हैं, यानी उनको रोजगार मिलता है। तीसरा, पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला एवं सांस्कृतिक उद्योगों को आश्रय देता है। और चौथा इसको पॉइंट लिख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संस्कृति तथा विरासत की समझ को विकसित करने में सहायक है। और अंतिम पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं, विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन
रोमांचकारी पर्यटन, पारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि लोग सिर्फ घूमने के लिए आते हों। बहुत से लोग कुछ देश ऐसे हैं जहाँ की चिकित्सा प्रणाली हमारे देश से निम्न स्तर की है, वो यहाँ पर इलाज कराने भी आते हैं। और बेटा इसमें अंतिम क्वेश्चन है, पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गांवों को कवर किया है। आपको क्या लगता है इससे गांव की अर्थव्यवस्था में क्या असर पड़ेगा? मैंने आपको बताया है कि अधिकतर तो आजकल आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों ने फ़ोटो ही देखी हो, चाहे लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे जिसमें हम ऐसे नंबर प्रेस करते थे और रिसीवर कान पे लगाया करते थे। तो उनमें बेटा अगर किसी दूसरे शहर में फ़ोन करना है तो वहाँ का, उस राज्य का और शहर का एसटीडी कोड हमें मिलाना पड़ता था। तो अब देश में कुल जितने गांव हैं उसमें से 2/3 गांवों में एसटीडी की सुविधा दे दी गई है। और इससे देखो गांव की अर्थव्यवस्था पर ये प्रभाव पड़ा है कि जो गांव के लोग हैं वो भी व्यापार करते हैं, अपने गांवों में उत्पन्न हुए फल, सब्जी, दूध और फूलों को बेचने के लिए अब वो अपनी फ़ोन की जो सुविधा है उसका उपयोग कर सकेंगे, रेट मालूम कर सकेंगे कौन सी जगह पर रेट ज़्यादा हैं, और अपनी बातें, अपने विचार रख सकेंगे। और इस तरह से उस गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो अवश्य ही सुधरेगी, और वास्तव में अर्थव्यवस्था सुधर भी रही है। आज की वर्कशीट पूरी हुई, आशा है आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।